हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान, जो कि पाठ 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, पहला अध्याय है। ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं उनके प्रकार। रासायनिक समीकरण देखेंगे और उनके प्रकार देखेंगे, किस तरह से क्या होता है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे कराया जाता है, कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है संतुलन करने की। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, आज नई चीज़ें आप जानने वाले हैं इस पहले क्लास में। तो आप बने रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने परिवर्तन पढ़ा होगा। सबसे पहले आप लोग क्या पढ़े हैं? परिवर्तन पढ़े हैं। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन आप लोग बता सकते हैं कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन आपने पढ़ा होगा कक्षा 6, 7, 8 में, हर जगह पढ़ाया जाता है परिवर्तन। तो परिवर्तन को हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि परिवर्तन तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, परिवर्तन कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें से आपने पहला पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन। जिसमें से आप पहला क्या पढ़े होंगे? भौतिक परिवर्तन आप पढ़े होंगे। और फिर उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, आप ये दोनों पढ़े होंगे बहुत अच्छे से कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में अगर मैं बताऊं, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत कमेंट करिए कि क्या होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फिलहाल मैं भौतिक परिवर्तन बता रहा हूँ कि भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है उसका जो गुणधर्म होता है वो नहीं बदलता है, उसका रासायन नहीं बदलता है, अवस्था वगैरह बदल सकती है। ठीक है, लेकिन वो जिस अवस्था में जा रहा है, जैसे पहले ठोस में है फिर आगे जिसमें जा रहा है, मान लो द्रव में जा रहा है तो फिर द्रव से किस में आ जाए? ठोस में आ जाए, यानी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जिस अवस्था में उस समय है उस अवस्था में आ जाए, यानी उसका जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल है वो चेंज ना हो, केमिकल चेंज ना हो, अवस्था बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका रसायन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे आप? बात समझने वाली बात ये है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थों का नया पदार्थ तो बनेगा, लेकिन उसका गुणधर्म जो है वो पहले के जैसा ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार से उसका रसायन चेंज नहीं होगा, उसकी अवस्था चेंज हो सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ आपको तो वो क्या हो सकता है? जल आप देखे हैं, जल। सबसे पहले हम ले लेते हैं बर्फ़। क्या लेते हैं? बर्फ़ को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, ये हो गया बर्फ़। ठीक है ना, बर्फ़ हो गया। वहाँ किनारे वीडियो भी चल रहा है। पहले बर्फ़ है, बर्फ़ में से फिर द्रव में जा रहा है, द्रव से फिर गैस में जा रहा है। वीडियो वहाँ किनारे चल रहा है, आप लोग देखिए। ठीक है, वीडियो देखिए, वीडियो में दिखाई दे रहा है बाकायदे कि हाँ किस तरह से चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो बर्फ़ हो गया। बर्फ़ जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो बर्फ़ को आप सब लोग जानते हैं कि ठोस होता है। इस बर्फ़ को थोड़ा सा आप क्या करेंगे? थोड़ा सा आप क्या करने वाले हैं? गर्म करने वाले हैं। जैसे ही गर्म करेंगे ये जल में बदल जाएगा। ठीक है, इसको जैसे ही आप क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ये किस में बदल जाता है? जल में बदल जाता है। और फिर इस जल को भी आप थोड़ा क्या करिए? गर्म करिए। ठीक है, जल को भी क्या करोगे? गर्म करोगे तो ये किस में बदल जाएगा? जल वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है ना, किस में बदलने वाला है? जल वाष्प में बदलने वाला है, यानी बदल गया है। सबसे पहले आपने क्या लिया? आपने ठोस लिया बर्फ़, फिर उसके बाद उसको गर्म करते हैं तो किस में जाता है? जल में जाता है। ठीक है, जल को भी आप गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है? जलवाष्प में बदल जाता है। वीडियो किनारे चल रहा है। ठीक है, वीडियो आप यहाँ देखिए, किनारे चल रहा है। कितना अच्छा से समझाया गया है कि यहाँ से ये बर्फ़ है, बर्फ़ से जल में, जल से गैस में, तीनों अवस्थाओं में आ जाता है। अब बताइए कि इसकी अवस्था अलग अलग है। ठीक है, ये बर्फ़ हो गया, ये जल हो गया और ये जलवाष्प हो गया। मुझे ये बताइए कि इसका रसायन क्या होता है? इसका रसायन यानी इसका सूत्र क्या होता है?
अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका सूत्र होता है H2O, ठीक है ना, H2O होता है। लेकिन अगर इसके आगे हम S लिख देंगे यानी S लगा देंगे तो यह सॉलिड हो जाएगा। यानी सॉलिड जल का मतलब होता है क्या, बर्फ होता है, ठीक है। सॉलिड H2O का मतलब होता है बर्फ, ठीक। और फिर उसके बाद इस जल का भी रसायन क्या होता है, H2O होता है। लेकिन इसके आगे अगर हम L लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। यानी जो जल है, यानी जो आपका H2O है, अगर इसके सामने L लिखा है, इसके बगल में L लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जल कह सकते हैं, और जल है भी, ठीक है, द्रव अवस्था में है। अगला आप जानते हैं कि जो जलवाष्प होता है, जो H2O होता है, उसको जलवाष्प भी कहते हैं। बस इसके आगे आपको क्या लिखने की ज़रूरत होती है, इसके आगे आपको G लिखने की ज़रूरत होती है। यानी हमने देखा कि बर्फ़ जो है जब गर्म होगा तो जल में चला गया, और जल को भी हमने क्या किया, गर्म किया, तो किस में चला गया, जलवाष्प में चला गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ये अवस्था चेंज होने वाली बात है। लेकिन आगे आप देखिए कि क्या बर्फ़ का सूत्र क्या है, बर्फ़ का सूत्र क्या है, बर्फ़ जो है उसका सूत्र H2O है, इसका सूत्र, और जल का सूत्र देखिए क्या है, H2O है। ये हो गया आपका जल का सूत्र, और ये किसका सूत्र है, ये भी आपका जलवाष्प का सूत्र है। यानी तीनों सूत्र यहाँ क्या दिख रहे हैं, तीनों सूत्र एक समान है, समान है कि नहीं है। तो बताओ, इसका सूत्र चेंज हुआ, अवस्था चेंज हुई, लेकिन सूत्र चेंज नहीं हुआ। इसका जो रासायनिक गुणधर्म था वो चेंज नहीं हुआ। रासायनिक गुणधर्म चेंज होगा तब रासायनिक समीकरण हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। यानी पहले जिस रसायन का वो है, बाद में भी वही रसायन होना चाहिए, वही सूत्र होना चाहिए, किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं चाहिए। तब ये आपका क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आपने इसे पढ़ा होगा कक्षा 6, 7, 8 कहीं भी पढ़े होंगे। तो परिवर्तन आपने देखा एक प्रकार का बताया गया, आपने कागज़ लिया, उस कागज़ को फाड़ दिया, ये ऐसे आपने कागज़ को क्या कर दिया, फाड़ दिया। तो पहले जो पूरा कागज़ था, पहले जो पूरा कागज़ था, फटने के बाद क्या वो अलग अलग केमिकल का हो गया, नहीं हुआ। हमारे पास एक है पेपर है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये एक पेपर है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर हो जाता है। इस पेपर में हमें ये देखना है कि ये पहले से एक पेपर है। अगर हमने इसे ऐसे फाड़ दिया, इसमें केमिकल लगा हुआ है, केमिकल जिस केमिकल का बना है वो केमिकल है। अगर मैंने इसको ऐसे फाड़ दिया तो ये क्या अलग केमिकल का हो गया और ये अलग केमिकल का हो गया, नहीं। दोनों का अभी भी केमिकल क्या है, सेम है। दोनों का गुण अभी भी क्या है, सेम है। अगर मैं इसका और टुकड़ा कर दूं तब भी इसका क्या है, सेम है। तो कागज़ का फटना भी क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन हो जाता है। ये चीज़ आपने जान ली कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। आपने सबसे पहले क्या जाना, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, परिवर्तन 2 ही प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अभी तक यहाँ तक हमने जाना कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन होता क्या है, तो जो कोई भी पदार्थ है अगर वो अवस्था बदल रही है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका जो रसायन है, उसका जो सूत्र है वो नहीं चेंज होना चाहिए। वो जिस अवस्था में है उस अवस्था में फिर वापस आ जाना चाहिए। जैसे स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया फिर वहीं पहुंच जाएगा। आपने किसी छड़ को, ये छड़ है, इस छड़ को आपने गर्म कर दिया, मान लीजिए मार्कर है अभी, लेकिन हम इसको छड़ मान रहे हैं, लोहे का छड़ है, तो आप यहाँ गर्म करेंगे पूरा गर्म हो जाएगा। तो ये लोहे का गर्म करना यानी छड़ का गर्म होना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। फिर ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा। ऐसे ही आपने देखा बर्फ़ से जल, जल से जलवाष्प हो गया, और जलवाष्प को ठंडा करेंगे फिर जल बनेगा, फिर और ठंडा करेंगे फिर क्या बनेगा, बर्फ़ बनेगा, फिर जिस अवस्था में था उस अवस्था में आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात आज आपने जान ली कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, और बहुत अच्छे से जान लिया। मैं तो सोचता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। हो सकता है कि अगर आप मन से ना पढ़े हो, अपने माइंड और अपने शरीर से आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं तो आप नहीं समझे होंगे। लेकिन अगर आप मन और अपने शरीर से अगर प्रेजेंट होंगे, दिल और दिमाग दोनों से प्रेजेंट होंगे,
तब आप क्या कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। आगे जो भी कहानी बताई जाएगी, जो भी पढ़ाया जाएगा, उसे आप क्या करेंगे, जान पाएंगे। आप लोग जब भी बैठा करिए अपने साथ 3 चीज़ लेके बैठा करिए। कितना चीज़? 3 चीज़ लेके बैठा करिए। मैं बताता हूँ, ट्रिपल डी। क्या लेके बैठा करेंगे आप लोग? ट्रिपल डी। इसको लेकर बैठा करिए, ठीक है। आप इसको लेकर बैठा करिए। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है दिल, ठीक है ना। अपना दिल अपने पास ही रखो, कहीं मत भेजो, अपने पास दिल। उसके बाद अपना दिमाग। क्या? दिमाग। दिल और दिमाग, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या है? डायरी, ठीक है। डायरी का मतलब अपना नोट्स। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नोट्स यानी रफ नोट्स, यानी कॉपी। अपनी कॉपी लेके बैठा करो। यानी 3 चीज़ आप हमेशा अपने पास लेके बैठा करें, दिल, दिमाग और डायरी। तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। अपना दिल आपके पास ही होना चाहिए। वो तो सबके पास ही होता है, लेकिन ठीक है, कुछ लोग होते हैं खोए रहते हैं, बैठे रहेंगे, उनका शरीर पूरा यहीं रहेगा, लेकिन वो नहीं रहेंगे, वो किसी और दुनिया में चल रहे होते हैं। तो आप अपना दिल, फिर उसके बाद आपका माइंड आता है, ठीक है। आपके शरीर में क्या आता है? माइंड है। माइंड अपने पास रखा करो, वही कह रहे हैं, माइंड अपने पास रखा करो पूरा। और फिर उसके बाद डायरी, आपका नोट्स। तो ट्रिपल डी पर आप काम करिए। दिल, दिमाग, डायरी, तीनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तब आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब ये चीज़ आपने जान ली कि भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि आपके बोर्ड में ये नहीं पूछेगा। आपके बोर्ड में ये नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके चैप्टर का ही नाम है रासायनिक समीकरण एवं उनके प्रकार। तो ये रासायनिक समीकरण है क्या? ये रासायनिक परिवर्तन है क्या? नहीं है, ये भौतिक है। आपके चैप्टर में भौतिक है ही नहीं है, ठीक है ना। आपके किताब में भौतिक नहीं है, आपके किताब में क्या है? रासायनिक है। तो यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि नहीं है? जानना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप ये पढ़े होते परिवर्तन, तो आपसे कोई पूछता परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बताते? एक पता था आपको, ये नहीं पता था। अब जान गए हैं। अब कोई पूछेगा, बताएंगे 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक का आपने सत्यानाश कर दिया, अब किसका करना है? रासायनिक समीकरण का करना है। तो आप देखिए, मैं इसे रफ करता हूँ, मिटाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, ठीक है। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं अगला जो टॉपिक है, इसमें रासायनिक अपक्रिया। अभी तक आपने जाना है कि भौतिक अपक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अब आ गया रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रिया। अब इसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, और हम कैसे जान जाते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी। इसके बाद एक टॉपिक आएगा कि रासायनिक अपक्रिया के लक्षण, ठीक है, उसमें हम बताएंगे कैसे कैसे हम पहचान जाते हैं। तो आइए फिलहाल यहाँ देखते हैं कि क्या होने वाला है रासायनिक अपक्रिया। इसमें बताया जा रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें साफ नहीं लिखा गया है, आपको नोट्स दिया जाएगा। आप समझिए, आपको नोट्स हम देंगे, ठीक है। हमारे द्वारा बनाया गया एक नोट्स है, वो नोट्स आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, आपको हम तुरंत क्या करेंगे, इसका PDF दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोट करिए आप लोग जो भी दिख रहा है। आपको अगले दिन या जैसे ही मैसेज करेंगे तुरंत आपको PDF मिल जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो आइए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया किसे कहा जाता है। ऐसी अपक्रिया यानी इस प्रकार की अपक्रिया, ठीक है, जिसमें नए गुणधर्मों के साथ, यानी नए गुणधर्म के साथ, पहले जो गुणधर्म था वो नहीं है, अब दूसरा है। नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं?
करना क्या है, लिखना क्या है, समझना क्या है। इसमें बहुत लोग बहुत बड़े 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 लिखवा देते हैं, ऐसे इतना बड़ा लिखवा देंगे, लिखो, ठीक है। याद हमें थोड़ी ना करना है, पेपर हमें थोड़ी ना देना है, हमें लिखाने से मतलब है और आपको याद कराना है, मारना है, पीटना है, इस तरह से नहीं याद होता। छोटी सी परिभाषा, परिभाषा का मतलब ये होता है कि आप छोटे से शब्दों में सारी चीज़ों को बता दें, ठीक है ना। परिभाषा का मतलब ये होता है, परिभाषा आप भी बना सकते हैं, यानी छोटे से छोटे शब्दों में आप क्या करिए, उसको परिभाषित कर दीजिए, उसके सारे गुण और दोष बता दीजिए छोटी सी परिभाषा में। परिभाषा उसी को कहते हैं, ठीक है। तो क्या आप इस छोटी सी परिभाषा में सब कुछ नहीं बता दे रहे हैं? क्या बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के लिखाने की ज़रूरत है? नहीं है। आइए देखिए, आपको भी ऐसे ही बोर्ड में लिखना है। ऐसी अपक्रिया यानी इस प्रकार की अपक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे पहले जो गुण था, पहले जो गुणधर्म था, अपक्रिया होने के बाद वो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो रहने वाला नहीं है। सबसे पहली बात आप देखेंगे, यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, दूध, दूध से दही बनना, दूध से क्या होना? दही बनना। दूध जो है पहले दूसरा चीज़ है, बाद में क्या हो जाता है? दूसरा चीज़ हो जाता है, ठीक है ना। पहले उसका जो केमिकल था अलग था, बाद में उसका केमिकल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं चेंज होगा, लेकिन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई? रासायनिक अपक्रिया हो गई। अभी आपने क्या देखा था? आपने कागज़ को फाड़ दिया था, कागज़ के फाड़ने से पहले जो केमिकल था, कागज़ के फाड़ने के बाद जो केमिकल था वो सेम था, कोई चेंजिंग नहीं थी। लेकिन कागज़ का जलना क्या है? कागज़ का जलना रासायनिक समीकरण है। इसमें पहले जो केमिकल रहेगा, बाद में वो केमिकल नहीं रहेगा। कैसे? जैसे आपने कागज़ को लिया, माचिस लगाई, तीली जलाया आपने, तीली से आग लगा दी, कागज़ पूरा जल के क्या हो गया? राख हो गया। कागज़ जल के क्या हो गया? राख हो गया। कागज़ पहले जिस केमिकल का था, अब वो केमिकल नहीं है, क्योंकि पहले वो जिस केमिकल का था अब उससे चेंज हो गया है। पहले वो तो पहली बात तो कलर भी चेंज हो गया, वो पहले वाइट था या जिस कलर का आप लिए थे उस कलर का हो गया। आप किसी भी कलर का कागज़ जलाएंगे, जलने के बाद क्या होगा? काला होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, काला हो जाएगा। तो कलर से भी हम पहचान सकते हैं कि क्या हो रहा है? रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो कागज़ का जलना क्या हो जाता है? रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। कागज़ जलने से पहले जो केमिकल था, जलने के बाद वो केमिकल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर आप एक मैग्नीशियम, एक धातु होता है Mg, मैग्नीशियम का एक रिबन लीजिए, आप उसको वायु की उपस्थिति में क्या करिए? जलाइए। वायु की उपस्थिति में आप जलाएंगे तो वो अपक्रिया करके क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करेगा? निर्माण करेगा। से मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाना और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। पहले जो है मैग्नीशियम अलग चीज़ है और आपका जो वायु है वो अलग चीज़ है, वो जो आपका O2 है, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे पहले लोहा है, ठीक है ना, एक लोहे का छड़ लिया, आप ले आते हैं, फेंक देते हैं, नमी में पड़ा रहता है, फिर उस पर जंग लग जाता है, उस पर मोर्चा लग जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? ये भी क्या है? ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन ही है, ठीक। फिर उसके बाद भोजन का पकना, आप जो भोजन पकाते हैं, आपने जो दाल बनाई है, दाल बनने से पहले कुछ और केमिकल का हो गया, बनने के बाद कुछ और हो गया, पुनः उसमें नहीं जा सकता, ठीक है। दाल, भोजन का पकना जो है, कुल मिलाकर भोजन का पकना क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया क्या है? भोजन का पकना। हाँ, अगर कोई भी बच्चा कह देता है भोजन का पचना, अरे पेट में जब जाएगा भोजन का पचना, तो भोजन का पचना भी क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया होती है, ठीक। आपने इसमें अभी क्या क्या जाना कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? तो आपने बहुत अच्छे से जान लिया है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपको ये भी बताया गया दूध से दही बनना, आपको ये भी बताया गया कागज़ का जलना, आपको ये भी बताया गया मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाना, वायु का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, आपका क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा।
आपने फिर जाना भोजन का पकना, ठीक है ना, भोजन जो पकाते हैं उसका पकना, भोजन का शरीर में जो खाते हैं उसका पचना भी क्या होता है, रासायनिक क्रिया होती है। और मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, मोम का जो पिघलना होता है ना, अगर आप मोम का पिघलना लिखेंगे तो भौतिक अपक्रिया है, मोम का पिघलना भौतिक अपक्रिया है। जैसे ही मोम के साथ बत्ती आएगा, उस मोम के अंदर बत्ती डाल देंगे कपड़े का चाहे धागे का, उसको जब जलाएंगे तो वो रासायनिक अपक्रिया होगी। यानी मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना नहीं, मोम का जो पिघलना है वो भौतिक अपक्रिया है। और मोमबत्ती का जलना, मोम के साथ जब बत्ती आएगा तो ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहा जाता है। अब हम चलते हैं, हमारे पास कुछ अस्त्र होने चाहिए, कुछ ब्रह्मास्त्र होने चाहिए कि जिसे हम जान जाएं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। ये जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए, हमारे पास ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। क्या आप लोग वो ब्रह्मास्त्र जानना चाहेंगे? चाहेंगे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हमें जानना है कि रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है, कैसे हम पता लगा लें कि हाँ रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। ये ब्रह्मास्त्र कौन सा है हमें बताइए गुरुजी। तो आइए हम आपको बताते हैं ब्रह्मास्त्र। आपको मूल मंत्र दे रहे हैं, एक ऐसा मंत्र दे रहे हैं जैसे आप जान जाएंगे कि रासायनिक अपक्रिया कैसे हो रही है। तो मंत्र चाहिए, बिल्कुल। तो आइए आपको वो मैं मंत्र देता हूँ, वो मंत्र कर देता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, तुरंत आप सब्सक्राइब करिए और डेली इस चैनल पर आया करिए। ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक आपको मिलेगा। 10 का पूरा सिलेबस गणित और विज्ञान पढ़ाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो ब्रह्मास्त्र आपको देते हैं, आइए ले जाइए ब्रह्मास्त्र। आइए देते हैं आपको वो ब्रह्मास्त्र जिसकी बात अभी की जा रही थी। ये है वो ब्रह्मास्त्र जिससे हम जान सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारे ब्रह्मास्त्र आपको याद होने चाहिए, ये सारे मूल मंत्र आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो ये टॉपिक देखिए, रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण, यानी रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण क्या हैं, ये चीज़ हम क्या करेंगे, जानेंगे। रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण बहुत प्रकार से आप जान सकते हैं। सबसे पहला इसमें क्या बताया गया है आपको, सबसे पहले बताया गया है कि गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। यानी जब रासायनिक अपक्रिया हो रही होगी तब उसमें से क्या निकलने वाला है, गैस निकलने वाला है। ठीक है, जैसे हमने अभी मोमबत्ती को जलाया, जैसे ही मोमबत्ती को हमने जलाया था उसमें से टेम्परेचर निकल रहा था। अभी उस मोमबत्ती से हम आपको पूरा समझा देते हैं। जैसे अगर गैस की उत्सर्जन की बात की जाए, मोमबत्ती जो जल रहा है उसमें से गैस भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पहली बात। दूसरा, तापमान में परिवर्तन। जब मोमबत्ती जल रहा था पहले तापमान कुछ और था, जब जल रहा है तो उसका तापमान कुछ और हो रहा है, तापमान भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अवक्षेप का बनना, अवस्था में परिवर्तन, पहले वो ठोस था फिर क्या हो रहा है, ठोस था, अब वो किस में, द्रव में हो रहा है, फिर वो गैस में भी हो रहा है, बदल जा रहा है। मतलब वहाँ गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ भी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है रंग में परिवर्तन, रंग भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। कागज़ आपने जलाया, कागज़ पहले जिस कलर का था जलने के बाद ऐसा नहीं रहा, कलर बदल गया, उसमें भी टेम्परेचर चेंज हुआ, अवस्था भी बदल गई और तापमान में भी परिवर्तन रहा और जलने पर गैस का उत्सर्जन भी हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है गैस का उत्सर्जन, यानी गैस का क्या होगा, निकलना। तो इसमें दिया गया है उदाहरण के तौर पर कि जिंक, ठीक है ना, जिंक तथा तन सल्फ्यूरिक अम्ल। आप जिंक लीजिए, ठीक है। यहाँ इन सब का जो मैं बताऊंगा, हो सकता है कि यहाँ वीडियो चले तो आप वीडियो देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अम्ल के बीच रासायनिक अपक्रिया से हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलता है। जैसे हमने क्या लिया, जिंक लिया और तन सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, ठीक है। उसके बीच जब रासायनिक अपक्रिया कराया गया तो हाइड्रोजन गैस निकला। यहाँ अपक्रिया दिया गया है, वीडियो भी अगर चल रहा होगा,
अगर यहाँ वीडियो चल रहा है तो आप देखते रहिए, हो सकता है इन सबका वीडियो किनारे चलता रहे, तो जो बताएंगे उसका वहाँ चलता रहेगा तो आप लोग अच्छे से समझ भी लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपने जिंक लिया और फिर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से आपने अपक्रिया कराई, तो यहाँ आपको क्या मिला, ZnSO4 जिंक सल्फेट मिला, और यहाँ से कौन निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। वीडियो वहाँ चल रहा होगा तो देख लेना किनारे इस कॉर्नर पे, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन कैसे आएगा, आप बाज़ार से क्या ले आइए, चूना ले आइए, जो ठोस वाला चूना होता है, बुझा हुआ चूना नहीं, बिना बुझा हुआ चूना ले आइए, आप उसको पानी में डाल दीजिए। देखिए क्या होता है, इतना तेज़ी से उसका टेम्परेचर बढ़ता है कि पूरा हीट हो जाता है, बर्तन हीट हो जाता है, पानी हीट हो जाता है और उसमें से गैस भी निकलता है, ठीक है ना। आप चूना लाइए बाज़ार से, आप प्रयोग कर सकते हैं, चूना ले आइए और अपने घर में बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी में मत रखना नहीं तो पिघल जाएगा, किसी भी बर्तन में रखना, आप धातु वाले बर्तन में रखना बढ़िया से, तब उसके बाद वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि बिना बुझा हुआ चूना पानी में मिलाना, जैसे ही मिलाओगे बहुत ढेर सारी मात्रा में आपको ऊर्जा मिलने वाला है। आपने यहाँ कैल्शियम लिया, ठीक है ना, फिर उसके बाद जल के साथ आपने क्या करा दिया, अपक्रिया करा दिया, यानी उसको जल में डाल दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्या मिलने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे ही अगला आता है आपका अवक्षेप का बनना। अवक्षेप बनेगा और कहाँ चला जाएगा, तली में बैठ जाएगा। अवक्षेप बनेगा कहाँ जाएगा, तली में। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया से लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप बनते हैं। क्या बनते हैं, पीले अवक्षेप बनते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। जहाँ भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, आप सीधे कमेंट बॉक्स में ठोकिए, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया से लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप क्या होते हैं, बनते हैं। ये आपका हो गया लेड आयोडाइड, फिर उसके बाद हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना। लेड नाइट्रेट है ये लेड नाइट्रेट है और ये आपका है पोटेशियम आयोडाइड। फिर जब अपक्रिया कराया गया है तो आपका क्या बन गया बच्चा, यहाँ आपका बन गया लेड आयोडाइड बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया, और ये क्या है, अवक्षेप है, और ये कहाँ बैठने वाला है, तली में बैठेगा। यहाँ आपने देखा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया से लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप बनते हैं, तो ये हमारा क्या हो चुका है, बन चुका है, ठीक है। ये कहाँ जाके बैठ जाएगा, तली में जाके क्या होने वाला है, बैठ जाने वाला है। एक बार शेयर तो कर दो, एक बार सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और यहाँ आपको नोट्स भी दिया जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ डायरी वगैरह लेके बैठिए। हो सकता है इसमें जितना विस्तार से बताया जाए नोट्स में ना हो, तो आप इसको भी नोट करते रहिए, और जो नोट्स आपको दिया जाएगा उससे मैच कराते रहिएगा। वो मैंने खुद बनाया है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन, अब हम देख लेते हैं कि इसमें परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन क्या होगा। अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था में परिवर्तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिया, ये गैस होता है, क्या होता है, गैस होता है। फिर आपने क्या लिया, अमोनिया लिया, अमोनिया भी एक गैस होता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड ये कहिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहिए, या फिर इधर और आप ले लीजिए अमोनिया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग है, अमोनिया अलग है। दोनों को जब मिलाते हैं, और दोनों गैस है, ठीक है, दोनों क्या है, गैस है। जब दोनों को मिलाते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, जो कि ये क्या है, ठोस है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाकायदे, HCl गैस है और NH3 अमोनिया भी क्या है, गैस है। जैसे ही आप अपक्रिया कराएंगे, क्या बनने वाला है, अमोनियम क्लोराइड बनने वाला है। अमोनियम क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो आपने ये भी जान लिया। अब अगला आता है रंग में परिवर्तन। किस में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। रंग में कैसे परिवर्तन होगा, सबसे पहले आप देखिए, जब आप लोहा ऐसे रख देते हैं नमी में, तो क्या होता है, लोहा जैसे ही आप रखोगे तो होगा क्या, उसमें मोर्चा लग जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है, सही बात है, चेंज हो जाएगा, तो कलर चेंज हो गया वहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ एक उदाहरण मैंने लिया है कि लोहे का कॉपर सल्फेट, यानी लोहा लेंगे और कॉपर सल्फेट लेंगे। कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का होता है,
के साथ अब क्रिया से आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पहले ये क्या था, देखो नीला था, ठीक है ना, अब बाद में क्या हो जाएगा, आपका हरा हो जाएगा। जैसे आपने देखा यहाँ लोहा ले लिया, लोहा का आपने कॉपर सल्फेट से क्या कराया, अब क्रिया कराया, किससे करा दिए, कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ आपका आयरन सल्फेट मिल गया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। आयरन सल्फेट का रंग जो होता है वो क्या होता है, काला होता है, सॉरी आयरन सल्फेट का ग्रीन होता है, ठीक है ना। जो आपका ये है, आपने ब्रह्मास्त्र जान लिया है, आपने ब्रह्मास्त्र पूरा ले लिया है। आपका जो मूल मंत्र ये है रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण के, कैसे आप जान जाएंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ये आपको मंत्र दे दिया गया है। अगर गैस निकल रहा है तो रासायनिक अपक्रिया हो रही है, अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अपक्रिया हो रही है, अवक्षेप अगर बन रहा है तो रासायनिक अपक्रिया हो रही है, अवस्था बदल रहा है तो रासायनिक अपक्रिया हो रही है, और रंग बदल रहा है तब भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है। इसमें से किसी एक चीज़ को मत देखिएगा, आप 2-3 चीज़ जानिएगा कि हाँ 2-3 चीज़ मिला लीजिएगा, कम से कम 2 चीज़ मिलने चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो अवस्था परिवर्तन में अभी बर्फ़ से पानी बना, पानी से जलवाष्प बना तो कह देंगे रासायनिक परिवर्तन है, नहीं, हमने कहा एक मत मिलाओ 2 मिलाओ, ठीक है ना, कम से कम। तो ये हो गया, आपने बहुत अच्छे से जान लिया, ये मूल मंत्र आप पा चुके हैं, आप मूल मंत्र पा चुके हैं, आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया गया है। आप इस ब्रह्मास्त्र से, आपको इतने ब्रह्मास्त्र दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 ब्रह्मास्त्र से आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। आपको 5 मंत्र दिए गए हैं, इनसे जानिएगा, ठीक है। और वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास वीडियो तुरंत पहुंचे। जैसे मैं यूट्यूब पे डालूं तुरंत आपके पास पहुंचे। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होगी आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।